हेलो एवरीवन, मैंने कहा था कुछ कंसेप्ट बाकी हैं, तो 3 कंसेप्ट छोटे मोटे बाकी हैं, उनको अपन जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद वापस से अपन रिवीजन करते रहेंगे चैप्टर के क्वेश्चंस का, जिनसे थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा। कल अपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, इससे आपको मजा आया होगा। सेक्शन 25A, सेक्शन 25A recovery of यह दिख रहा है स्क्रीन पे। चलो इधर लिखने का भी नहीं है, लिख लेना, मैं ओनली इसको रीड ही कर देता हूं, इतना इजी कंसेप्ट है। यहाँ पे 2 चीजें, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर्स ऑफ रेंट। एरियर्स ऑफ रेंट का मतलब ये होता है कोई डिस्प्यूटेड रेंट पुराना। तो यदि कोई अनरियलाइज्ड रेंट हो, अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट से बार बार क्यों बोले हो? पहले अपन ने ट्रीटमेंट किया था, पहले टैक्सेबल नहीं हुआ था। अनरियलाइज्ड रेंट का आपको क्या मिल गया था? डिडक्शन। मिला था नहीं मिला था? मिला था नहीं मिला था? और एग्जाम्पल, जो किराएदार था वो किराएदार भाग गया था अपना पैसा लेके 10,000, 2 साल बाद मिल गया, पकड़ लिया उसका, पहले पैसा दे फिर छोड़ेंगे। गुंडे यहां पर, तो उससे इमीडिएटली 10,000 रिकवर कर लिया 2 साल बाद। तो गवर्नमेंट बोलती है भैया जब तुम रेंट रिकवर करोगे, चाहे वो आपका एरियर्स ऑफ रेंट हो, चाहे वो आपका अनरियलाइज्ड रेंट हो, तो जिस ईयर में रिकवर होगा उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया पॉइंट? क्योंकि ये पहले टैक्सेबल नहीं हुआ था, क्योंकि अनरियलाइज्ड रेंट का आपको क्या मिल जाता है? डिडक्शन मिल जाता है, वो टैक्सेबल नहीं होता। तो अनरियलाइज्ड रेंट या एरियर्स ऑफ रेंट, मतलब एरियर्स मतलब बकाया, डिस्प्यूटेड रेंट। तो यदि आपका कोई भी एरियर्स ऑफ रेंट हो या कोई भी आपका अनरियलाइज्ड रेंट हो, तो उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर के अंदर वो रिकवर्ड होगा। रिकवर्ड मतलब रियलाइज्ड होगा। सर कौन से ईयर में रिकवर्ड हो सकता है? जब भी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, फिर 20 साल बाद, 25 साल बाद, 40 साल बाद, कभी भी जब भी वो पकड़ में आया तो अपन ने उससे क्या किया? रेंट को रिकवर कर लिया। तो जितना भी आपने रेंट रिकवर किया तो पूरा का पूरा रेंट टैक्सेबल होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, बाकी कोई भी रिडक्शन नहीं दिया जाएगा। 30% आपको रिडक्शन मिल जाएगा। कितना परसेंट? 30%। कौन सा वाला? 24 क्लोज ए वाला स्टैंडर्ड रिडक्शन। बाकी और कोई रिडक्शन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बाकी सारे आइटम माइनस हो चुके हैं। तो इसका मतलब हम 2 तरीके से बोल सकते हैं, जितना भी आपका रेंट रिकवर हुआ है उसका 70% टैक्सेबल होगा या -30%। एक ही बात है, अलग अलग बात है बेटा। तुमसे आगे वाली बच्ची, जितना भी आपका रेंट रिकवर्ड हुआ, तो मैंने बोला रेंट जो रिकवर्ड हुआ उसका 70% टैक्सेबल होगा या रेंट रिकवर्ड -30%। एक ही बात है, अलग अलग बात है? एक ही बात है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मींस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने का मतलब हुआ 70% टैक्सेबल। तो आप चाहो तो दोनों तरीके से कर सकते हो, रेंट रिकवर्ड -30% या रेंट रिकवर्ड का 70% टैक्सेबल होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें लगता है मैं सीधा साधा इंसान, मैं गुंडागर्दी करूंगा? मैं करूंगा? तो मैंने क्या किया मार्केट में, लेकिन गुंडे बहुत है। कौन है बेटा? तो गुंडे को मैंने बोला देख, जितना भी रेंट आएगा ना, रेंट 20% तेरे को दे दूंगा, बाकी मेरे को। तो गुंडे ने क्या किया? गुंडे तो गुंडे होते, क्योंकि सिंपल सा पॉइंट है, कोई मेरे को बोले मेरा एक्सीडेंट कर दे, मैं तो भाग जाऊंगा, भैया मुझे एक्सीडेंट नहीं कराना। गुंडे तो आपको पता ही है, वो खुद ही बोलते हैं ले मेरा हाथ तोड़ दे, पैसा तो लेके जाऊंगा। बात समझ रहे? गुंडे तो गुंडे, ये गुंडे तो नहीं करते। क्या क्या? चलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैंने क्या किया? रेंट रिकवर किया और 20% मैंने क्या किया? कमीशन दे दिया किसी रिकवरी एजेंट को। सर क्या उसका रिडक्शन मिल जाएगा? आंसर इज नो। ये कौन सा है? अनरियलाइज्ड रेंट या ये जो भी आपका एरियर्स ऑफ रेंट है, उसको रिकवर करने के लिए चाहे लीगली आपने कोई खर्चा किया हो, चाहे आपने किसी को कमीशन दिया हो, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। जितना रेंट रिकवर्ड हुआ है, जितना रेंट रिकवर्ड हुआ है, पूरा का पूरा रेंट टैक्सेबल होगा।
समझ में आ गया बात। लेकिन 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन बाकी आपने कोई एक्सपेंसेस किया उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात। ये जल्दी से पढ़ लो सेक्शन 25A। सेक्शन 25A, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर्स ऑफ रेंट कितना टैक्सेबल होगा? रिकवरी का 70%, मतलब 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर सच रिकवरी शैल बी इग्नोर। मतलब रिकवरी करने के लिए आपने किसी ब्रोकर को, किसी गुंडे को, किसी गुंडी को, या किसी फॉर एग्जांपल, हेलो बेटा, एक दूसरे को बच्चों लड़कियां देख रही, कौन है गुंडी यहाँ पे? ऐसे नहीं देख रहे बेटा। मैं क्या करता हूं, क्या कह रहा, बात समझ में आ रही बेटा? आपने गुंडे को, गुंडी को, या किसी रिकवरी एजेंट को, या फॉर एग्जांपल आपने कोई भी लीगली कोई भी एक्सपेंसेस किया हो, कोर्ट केस का कोई भी एक्सपेंसेस इनकर किया हो, रिकवरी करने के लिए किसी भी एक्सपेंसेस का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। कोई डाउट? सर एक और डाउट है प्रैक्टिकली। फॉर एग्जाम्पल सर 5 साल बाद रिकवर्ड हुआ, हो सकता है मैंने मकान ही बेच दिया हो। भैया आप उस हाउस प्रॉपर्टी के अब मालिक हो या नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको थोड़ी रेंट मिला है। रेंट कौन सा मिल रहा है? जब आप मालिक थे। तो जब मालिक थे उस पीरियड का यदि आपको कोई भी अनरियलाइज्ड रेंट या एरियर्स ऑफ रेंट उस ईयर में मिलता है, जब मालिक नहीं हो, तो भी वो इनकम फ्रॉम एचपी के अंडर टैक्सेबल होगी। कितना? 70%, क्योंकि 30% क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। 30% क्या है? क्या है 30%? तो कितना परसेंट टैक्सेबल होगा? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आंसर्स देखने नहीं होते, आंसर्स गलत होते हैं। मिस्टर कृष्णा sold his residential property in March 2025. In July 2025 मैंने बोला हाउस प्रॉपर्टी का मालिक हो या नहीं हो, जिस ईयर में आप मालिक थे उस ईयर का रेंट यदि आपको फ्यूचर में जिस भी ईयर में रिकॉर्ड होगा, तो जिस भी ईयर में अनरियलाइज्ड रेंट या एरियर्स ऑफ रेंट रिकॉर्ड होगा उस ईयर में टैक्सेबल होगा। कितना? 70%। समझ में आ गई बात। इन जुलाई 2025 कौन सा प्रीवियस ईयर हुआ ये बेटा? अपना प्रीवियस ईयर 25-26, क्योंकि आपको पता है इनकम टैक्स में जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कौन से प्रीवियस ईयर के कर रहे हैं? 25-26 के। तो इन जुलाई 2025 he recovered the rent of ₹35,000 from Mr. Ravinder to whom he had let out his house for 2 years from April 2019 से लेके March 2021. He could not realize the 2 months rent of 40,000 rupees from him, and to that extent his actual rent was reduced while computing the income for assessment year 21-22. हुआ क्या? 2019 से लेके 2021 में आपने मिस्टर रविंदर को किराए पे दिया था मकान, 40,000 का 2 महीने का रेंट बकाया था। कितना था? 40,000 का 2 महीने का रेंट बकाया था, और जिसका डिडक्शन वो क्लेम भी कर चुका है अनरियलाइज्ड रेंट, मतलब उस ईयर में वो टैक्सेबल भी नहीं हुआ। तो ये 40,000 का जो आउटस्टैंडिंग रेंट है उसमें से 35,000 रुपीज का रिकवर्ड हो गया। तो कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? जिस ईयर में रिकवर्ड होगा। वैसे ये रेंट पुराना है, 2021 का है, लेकिन टैक्सेबल उस ईयर में नहीं होगा जिस पीरियड का ये रेंट है। अनरियलाइज्ड रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट उस ईयर में टैक्सेबल होता है जिस ईयर में रेंट, यस, कौन से ईयर में? जिस ईयर में रेंट रिकवर्ड होता है। तो जिस ईयर में रेंट रिकवर्ड होता है उस ईयर में टैक्सेबल। ये बात समझ में आई बेटा? तो कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा? 25-26 में। कितना टैक्सेबल होगा और कितने महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग था? 2 महीने का 40,000 रुपए। 40,000 रुपए टोटल आपका आउटस्टैंडिंग था। तो 40,000 माइनस 70% करेंगे या क्या करेंगे? वैसे जो रेंट बकाया है वो कितना बेटा? 40,000 का, लेकिन जितना रेंट रिकवर्ड हुआ वही टैक्सेबल होगा। तो 35,000 का 70% या 35,000 माइनस 30%, एक ही बात है। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ो बेटा, समझ में तो आ रहा है? इवन वो हाउस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है तब भी इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फर्दर
ई एड लेट आउट, क्या बेटा एवरीवन, ई एड लेट आउट इज प्रॉपर्टी फ्रॉम अप्रैल 21 टू फरवरी 2025 टू कमल। ई एड लेट आउट इज हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम अप्रैल 21 से लेके फरवरी 2025 में आपने कमल को कोई किराए पे मकान दिया। अप्रैल 2023 में आपने 20,000 का रेंट 25,000 कर दिया एंड सेम वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट में चला गया। कहा चला गया? इन September 2025 दिस मैटर वाज फाइनली सेटल्ड एंड मिस्टर कृष्णा रिसीव्ड 1,15,000 का रेंट रिसीव्ड किया। कितना रेंट रिसीव्ड किया? और जबकि रेंट कौन से पीरियड का है? अप्रैल 2023 से लेके फरवरी 2025, पहले वाले प्रीवियस ईयर का, उससे कोई पैक नहीं पड़ता। ये रिकॉर्ड कौन से ईयर में हुआ है? अपन तो यही मानेंगे कि कौन से ईयर में रिकॉर्ड हुआ है? 25-26 में। ये दे रखा है, कहां दे रखा है? सितंबर 2025 के अंदर फाइनली सेटलमेंट हुआ और जो भी 1,15,000 रुपए का जो आपका रेंट था वो आपने रिकवर कर लिया। तो सितंबर 2025 का मतलब कौन सा प्रीवियस ईयर हुआ? 25-26। तो कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? 1,15,000 इंटू 70%। कोई कंफ्यूजन? सबको समझ में आ गया? फिर अप्रैल 2023 से लेके फरवरी 2025 का आपका कोई एरियर्स ऑफ रेंट है, तो जिस पीरियड का वो एरियर्स ऑफ रेंट है वो तब तो टैक्सेबल नहीं हुआ होगा। तो एरियर्स ऑफ रेंट कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा? जब वो रिकॉर्ड होगा। तो रिकॉर्ड कौन से मंथ हुआ? सितंबर 2025 में। तो सितंबर 2025 का मतलब कौन सा प्रीवियस ईयर हुआ? 25-26। तो जिस प्रीवियस ईयर के अंदर वो रेंट रिकॉर्ड होगा उस ईयर के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। मीन कितना? 1,15,000 का 70%। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? हेलो एवरीवन। वैसे तो आपने अप्रैल 2023 के अंदर रेंट बढ़ा दिया था, तो ये जो टाइम पीरियड होगा 5,000 इंटू पता नहीं कितने मंथ होगा, तो रेंट कितना भी होगा दोनों ने आपस में क्या कर लिया? एडजस्टमेंट कर लिया। बोला 1,15,000 दूंगा, तो 1,15,000 रिसीव कर लिया। तो जितना रेंट रिकॉर्ड हुआ 1,15,000 का इंटू 70%। कोई और डाउट? ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट रेंट। कंसेप्ट ऑफ, सुनना मेरी बात ध्यान से, कंसेप्ट ऑफ, कभी मकान देखा है? किराए पे दो तरीके से मकान दिए जाते हैं। किराए पे दो तरीके से मकान दिए जाते हैं। जैसे मेरी कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं किराए पे देता हूं, और तुमने ली होगी या तुम्हारे भी मकान होंगे जो तुमने किराए पे दिए होंगे। तो जब भी आप मकान किराए पे देते हो, कॉमर्शियल तो जनरली अनफर्निश्ड होता है, लेकिन जो अपने रेजिडेंशियल हाउसेज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, अनफर्निश्ड और फर्निश्ड। यदि आप किसी ब्रोकर के थ्रू यदि आप मकान किराए पे देते हो, कुछ भी बोलता है भैया आपके मकान का किराया 20,000 ही मिलेगा, लेकिन यदि आपका फर्निश्ड होता मतलब इसमें एसी लगा होता, टीवी लगा होता, सोफा लगा होता, तो हम फिर भी 5-6 हजार का आपका रेंट बढ़ा देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फर्निश्ड होने से रेंट आपका ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ये कौन सा चैप्टर है? इनकम फ्रॉम एचपी। तो यहां पे सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी। यदि फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्टर है, ध्यान से देखो बेटा, ऊपर देखिए, सबको इधर देखो, ऊपर देखो, ये प्रोजेक्टर है। ये प्रोजेक्टर मैंने क्या किया, कोई बच्चा आया तो मैं क्या करता हूं, क्लासेस तो 2-3 बजे 4-5 बजे तक मैक्सिमम रूम फ्री हो जाते हैं, तो किसी को भी रात में चाहिए होता तो मैं रेंट पे दे देता हूं 500 रुपए लेने, बताना एग्जाम्पल, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं, मैं ये प्रोजेक्टर को रेंट पे देने का भी काम करता हूं। अब प्रोजेक्टर को जो रेंट पे दिया, रेंटल इनकम कहां टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम एचपी में। क्यों होगी? एचपी में तो एचपी की रेंटल इनकम कवर होती है। यदि मैं प्रोजेक्टर को यदि रेंट पे देता हूं, फर्नीचर को यदि रेंट पे देता हूं, टीवी यदि रेंट पे देता हूं, यदि एलईडी यदि रेंट पे देता हूं, साइकिल यदि रेंट पे देता हूं, एक्टिवा यदि रेंट पे देता हूं, तो ये कौन सी इनकम है? ये या तो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यदि आपका रेंटल यदि आपका बिजनेस है तो आप पीजीबीपी में डाल दो, और यदि बिजनेस नहीं है तो नहीं। यही बात समझ में? लेकिन यदि कोई पर्सन कोई मकान किराए पे देता है, जहां मकान भी है और साथ में
बाकी फर्निश्ड फैसिलिटीज भी लाइक टीवी, एसी, सोफा। तो यहां पे इन्होंने बोला गया है कि इसको बोलते हैं कंपोजिट रेंट। क्या बोलते हैं? कंपोजिट रेंट का मतलब ये हुआ कि मकान का भी किराया और साथ में जो फर्निश्ड फैसिलिटीज दी है उसका रेंट भी उसके अंदर कंबाइंड है। इसको बोलते हैं कंपोजिट रेंट। क्या बोलते हैं इसको? कंपोजिट का मतलब होता है कंबाइंड। यहां पे कंपोजिट का मतलब क्या होता है? कंबाइंड। मीन मकान का भी रेंट है और मकान के साथ जो आपने फर्निश्ड फैसिलिटीज दी उसका भी रेंट उसमें इंक्लूड है। तो इसको दो कैटेगरीज में अपन डिवाइड करते हैं। नंबर वन, पहला केस दैट इज एग्रीमेंट सेपरेबल। एग्रीमेंट सेपरेबल मतलब यदि एग्रीमेंट सेपरेबल है मतलब एग्रीमेंट के अंदर क्लियरली सेपरेट किया हुआ है। क्या सेपरेट किया हुआ है? मकान का किराया 20,000 रुपए और फर्निश्ड फैसिलिटी का किराया 6,000 रुपए। तो मकान का किराया 20,000 रुपए इनकम फ्रॉम एचपी के अंदर टैक्सेबल होगा और जो आपका फर्निश्ड फैसिलिटीज का जो रेंटल है वो किसके अंदर टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी या अदर सोर्सेज। यदि एग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है, क्या बोला मैंने? यदि एग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है मतलब ये कि आपने एग्रीमेंट के अंदर सिर्फ रेंट की बात की हुई है, आपने अलग अलग नहीं किया। क्या नहीं किया? अलग अलग नहीं किया। आपने बोला पूरा 25,000 में रेंट पे दे दिया। तो यदि आपने पूरा 25,000 रुपए रेंट पे दे दिया, इस वो सेपरेटेबल नहीं है। क्या सेपरेबल नहीं है? कि कितना रेंट मकान का और कितना रेंट फर्निश्ड फैसिलिटीज का है। तो ये इनकम एचपी के अंदर टैक्सेबल नहीं हो सकती क्योंकि एक कंपोजिट रेंट है, ओनली हाउस रेंट नहीं है। ओनली जो हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट होता है वही एचपी के अंदर टैक्सेबल होता है। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? यदि आप सिर्फ मकान का किराया ले रहे हो तब तो आप एचपी में डाल दो, लेकिन मकान के किराए के साथ फर्निश्ड फैसिलिटी का भी रेंट है तो ये कहां टैक्सेबल होगा? या तो ये पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगा या अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगा। ये ना, या तो पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगा या अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगा। या कुछ केसेस होते हैं जहां पे लेट आउट फिजिबली नहीं होता, जहां पे लेट आउट फिजिबली नहीं होता, लाइक होटल और पीजी वाले। आप कोई पीजी वाला बोले, आप पीजी के अंदर जाओ, बोलो भैया दूध मत दे। मुझे नहीं पता आपके पीजी के अंदर होता नहीं होता। आज यदि बोलो कि फॉर एग्जाम्पल कुछ पीजी वाले तो कुछ बच्चे करते भी होंगे, कौन कौन पीजी में रहता है? सुबह का खाना खाएंगे ही, तो क्या प्राइस कम कर देते हैं वो आपकी? समझ में आ गई बात? प्रैक्टिकली होता ही नहीं भैया। 9,000 रुपए 9,000 रुपए। अब आप बोलो मैं तो जमीन पे सोता हूं, मैं बेड पे सोता ही नहीं हूं, बेड का किराया मेरे से लो ही मत। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जनरली होटल्स होते हैं, तो होटल्स के अंदर आपको पता ही है, तो ये होटल्स हैं, ये पीजी है, इनकी जो इनकम होती है ना, वो इनकम कभी भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी। या तो पीजीबीपी के अंदर होगी या वो अदर सोर्सेज के अंदर होगी। और रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो कंपोजिट रेंट है और वो सेपरेबल पॉसिबल ही नहीं होता, फिजिबल ही नहीं होता। समझ में आ गया? मैं वापस से बताता हूं सिंपल। कंपोजिट रेंट का मतलब यह हुआ कि यदि आपने कोई मकान किराए पे दिया और मकान के किराए के केस में आपने फर्नीचर भी रेंट पे दे रखा है, मतलब कंबाइंड दे रखा है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। यदि एग्रीमेंट सेपरेबल है तब तो आपको पता है कि कितना रेंट एचपी का है, तो वो एचपी का रेंट एचपी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा और फर्निश्ड फैसिलिटी का रेंट या तो बिजनेस या अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगा। और यदि एग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है तो पूरा का पूरा रेंट या तो बिजनेस या अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगा। और जहां फिजिबल होता ही नहीं है, क्या बेटा? जहां फिजिबल होता ही नहीं है प्रैक्टिकली, कौन कौन से केसेस में? जनरली होटल्स में और पीजीज में। तो वहां पे पूरा का पूरा रेंट क्या होता है? तो बिजनेस के अंदर जाता है या अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होता है। इनकम फ्रॉम एचपी के अंदर टैक्सेबल नहीं होता। आई थिंक ये कंसेप्ट तुमको क्लियर हो गया। क्लियर है एवरीवन? ईमानदारी से नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ जॉइंट ओनरशिप। कौन सा कंसेप्ट है बेटा? कंसेप्ट ऑफ जॉइंट या को ओनर्स।
जनरली आपने देखा होगा दो फ्रेंड मिलके, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलके, हस्बैंड वाइफ या पेरेंट्स विथ सन्स या डॉटर्स कंबाइन करके कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं को ओनर के नाम से, जॉइंट ओनर के नाम से। जनरली आपने देखा होगा बहुत बड़ा मकान खरीदते हो इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल मेरा कोई मकान है तो मैंने चिन्मय जैन के नाम से खरीदा, ये हुआ सिंगल ओनर। ये नहीं, यदि मैंने चिन्मय जैन और सौरभ जैन दोनों के नाम से यदि कोई मकान खरीदा तो मकान किसके अंदर जाएगा? को ओनर से। किसके अंदर जाएगा? समझ रही बात ध्यान से, ये मकान है, ठीक है ना बेटा। मकान क्या है? एक ही मकान है, मकान एक ही है, क्या बेटा? फ्लैट या बंगलो। फ्लैट, फ्लैट समझ में आता है, या तो फ्लैट है या वो इंडिपेंडेंट मकान होता है, इंडिपेंडेंट, तो मे बी इंडिपेंडेंट मकान या मे बी प्लॉट या फ्लैट, ये जो भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन ये आपने को ओनरशिप के नाम से खरीद ली। को ओनर्स कौन कौन? ए एंड बी, मैं दोनों के नाम से। अब जनरली क्या होता है एग्रीमेंट के अंदर, को ओनर का क्या होता है? दे रखा होता है कि ए का 70% है या बी का 30% है या ए का 40% है, बी का 60% है, ये एग्रीमेंट में दिया हुआ होगा। नहीं दे रखा है तो लप्पा मारोगे। लप्पा हमेशा क्या होता है? इक्वल, तो साइलेंट में हमेशा इक्वल माना जाएगा। तो अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यदि ये प्रॉपर्टी जो को ओनर थे, दो मालिक थे ए और बी, और इस प्रॉपर्टी को आपने क्या किया? रेंट पे दे दिया। अब जो रेंटल इनकम आएगी, वो रेंटल इनकम मतलब इनकम फ्रॉम एचपी, वो किसके एंड में टैक्सेबल होगी? ए के या बी के? नहीं समझ में आ रही बात? मकान है दो के नाम से, मकान है दो के नाम से, ए और बी दोनों मालिक है, और उस मकान को आप किराए पे देते हो। क्या करते हो? और यदि मकान यदि आपके द्वारा किराए पे दिया जा रहा है तो आपको रेंटल इनकम आने वाली है। और रेंटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, इनकम फ्रॉम एचपी। तो जो इनकम फ्रॉम जो हाउस प्रॉपर्टी जो आपकी आएगी रेंट पे देने से, ये किसके एंड में टैक्सेबल होगी? दोनों के एंड में टैक्सेबल होगी। तो आपको करना क्या होता है? पहले अलग अलग नहीं करना होता, सबसे पहले आपको क्या करना होता है? यदि आपने कोई भी प्रॉपर्टी को किराए पे दे रखा है, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले आप क्या करो? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लो। क्या कर लो? फर्स्ट कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंबाइंड, एंड देन फिर उसके बाद क्या कर दो? फर्स्ट कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले आपने क्या किया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपने कैलकुलेट कर लिया। ये जो कैलकुलेट किया जाएगा, जैसे अपन नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं, देन उसको डिवाइड कर दो। किसके अंदर डिवाइड कर दो? देन डिवाइड बिटवीन ओनर्स इन देयर ओनरशिप रेशो। जो उनका ओनरशिप रेशो उसके अंदर अपन डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ए 60% और बी 40% है, तो ए का 60 चले जाएगा और बी का 40%। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। आपने इनकम फ्रॉम एचपी निकाला, इनकम फ्रॉम एचपी निकालने के बाद ए का रेशो ए में डाल दो और बी का रेशो बी में डाल दो, सिंपल। उतनी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखनी पड़ेगी, सर जो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टीज होती है उनमें तो इंटरेस्ट और लोन का कोई लिमिट होता ही नहीं है। किसका? इंटरेस्ट और लोन का कोई लिमिट होता है क्या? 2 लाख सेल ऑक्यूपाइड में 2 लाख और 30,000। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लेट आउट या डीम्ड लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, तो देन जो इंटरेस्ट और लोन है उसका तो कोई लिमिट है ही नहीं। लेकिन जो सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है उसमें लिमिट होती है। कितनी लिमिट होती है? 30,000 रुपीज और 2 लाख रुपीज। ये कंबाइन देखा जाएगा या इंडिविजुअली देखा जाएगा? अभी 2 मालिक थे बेटा,
बोल नहीं, दो मालिक थे ना, कौन? ए और बी, मकान एक ही था लेकिन उसके मालिक ए भी और बी भी है। तो यदि फॉर एग्जांपल 2 लाख की लिमिट दोनों को कंबाइन करके मिलेगी या 2-2 लाख की लिमिट मिलेगी? पर्सन अलग हो गए, पर्सन अलग हो गए, तो ए भी 2 लाख की लिमिट यूज करेगा और बी भी 2 लाख की लिमिट यूज करेगा। और यदि ए के ऊपर 30,000 की लिमिट है तो ए 30,000 यूज करेगा, बी भी 30,000 यूज करेगा, जो भी लिमिट आपके ऊपर अप्लाई होती है। तो ये पर ऑनर है, क्या है बेटा? कंबाइन अप्लाई नहीं करना, अप्लाई क्या करना है? ईच ओनर। समझ में आई बात बेटा? अप्लाई ईच ओनर। सबको समझ में आ गया? लिख लिया सबने? रिटर्न बाय एवरीवन, जल्दी लिखो। ये क्वेश्चन तो इजी है, सबने कर लिया होगा। इसमें करना क्या है कि मिस अपर्णा और मिस डिंपल, अपर्णा के केस में जो लिमिट आएगा, जो इंटरेस्ट और लोन आएगा, वही सेल ऑक्यूपाइड वाला आएगा, कंस्ट्रक्शन वाला। तो कंस्ट्रक्शन पे आएगा आपका 2 लाख का लिमिट। ऐसे किया होगा आपने, जो आपका आ रहा होगा शेयर, वो आ रहा होगा 2.5 लाख का। कितना शेयर आया होगा? 2.5 लाख का। जबकि लिमिट कितनी है? 2 लाख, तो 2 लाख। और जो रिपेयरिंग वाला है उस पर आ रहा होगा आपका 36, कितना आ रहा है? लेकिन लिमिट कितनी है? 30, तो इसलिए अपने लिखा 30। और टोटल मिला के कितना हो गया? 230। लेकिन ओवरऑल 2 लाख को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए आपको जो डिडक्शन मिलेगा अपर्णा को कितना मिलेगा? 2 लाख रुपीज ही मिलेगा। मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बता दिया क्योंकि पूरी क्लास में यही किया था, लेकिन कभी कभी गलती से भी आंसर आ जाता है, इसलिए मैं एक बार समझाना प्रेफर करता हूं, इसलिए मैंने फिर भी समझा दिया। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन टाइम टाइम नहीं हो पाएगा क्योंकि सर मुझे भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो एक काम करना, लेकिन ईमानदारी से करना, मैं घर पे देना प्रीफर करता नहीं हूं। अच्छा क्वेश्चन है, इंडिविजुअली करना, पूरा देख के करना। आंसर बिल्कुल मत देखना, आंसर बिल्कुल मत देखना। क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना, फिर सॉल्व करना। जो भी डाउट होगा कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एक तरीके से चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। बाकी क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेना जो बच्चे हुए हैं, जो भी कंफ्यूजन होंगे वो अपन एक बार देख लेंगे। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे। ये क्वेश्चन तो करके ही आना और बाकी क्वेश्चन एक बार देख लेना, तो ये चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट हो गया।